हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त हाजिर हूँ एक नई दास्तान के साथ। और आज मैं बताऊंगी आपको अपने और अपने भतीजे तन्हा की कहानी कि किस तरह मेरे भतीजे ने मेरा इस्तेमाल किया और अपनी हवस मिटाई और बाद में मुझे धोखा दिया। कहानी शुरू करने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे शौहर काम काज के सिलसिले में ज़्यादातर मसरूफ़ रहते हैं और मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, और जब घर आते हैं तो थके थके से रहते हैं, जिससे काफ़ी परेशान रहती हूँ मैं। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान होने के नाते हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, और बाज़ ज़रूरियात तो ऐसी होती हैं जो कि पैसे से पूरी नहीं की जा सकती ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं किन ज़रूरियात की बात कर रही हूँ। तो इस तरह दोस्तों, मैं दिन ब दिन अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बोझ तले दबी जा रही थी। मेरी ख्वाहिशात हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादातर होती जा रही थी, लेकिन मेरी ख्वाबत को इससे कोई सरोकार नहीं था। दोस्तों, यही ख्वाहिशात ही थी जिन्होंने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मुझे मजबूरन अपने भतीजे से ताल्लुकात बनाने पड़े। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से कुछ ना कुछ बेहतर होता है। बिल्कुल यही कहावत अब मेरी ज़िंदगी पर लागू हो रही थी। मैं ख्वाहिशात की आग में जलने लगी थी, लेकिन मेरी ख्वाब में सबसे बेखबर बस अपनी ज़िंदगी में मस्त था। मेरी ख्वाहिशात अपने शौहर से बदला लेने तक जा पहुंची थी। मैं अपने शौहर को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी कि उनको पता लगे कि मैं किस कदर जवानी की ख्वाहिशात तले दबकर असियतनाक ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। बस यही सब सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि अब हर गैर मर्द से ताल्लुकात बनाऊंगी, ऐसे ताल्लुकात जिन्हें दुनिया, हमारा माशरा नाजायज़ ताल्लुकात भी कहता है। मेरी ख्वाहिशात ने दोस्तों मुझे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया था। मैं हर मर्द को एक गंदी नज़र से देखने लगी थी। मैं ज़ाहिरी तौर पर तो एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर मेरी रूह एक तवाइफ बन चुकी थी। इसके लिए मर्द महज जिनसी ज़रूरियात पूरे करने का ज़रिया थे। दोस्तों, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मैं अपने सगे भाइयों तक को भी गलत नज़रों से देखने लगी थी। यूँ दिन गुजरते गए और मेरी ख्वाहिशात बद से बदतर होती गई। मौसम सरमा में मैंने अपने भाइयों के घर गाँव गई। मेरे भाई सब एक साथ रहते थे। वहाँ जाकर मैंने जब अपने छोटे भाई की 19 साल बेटी तला को देखा तो दोस्तों, मैं अपना दिल उस पर हार बैठी। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और मुकम्मल तौर पर बेबस हो गई। दोस्तों, मेरे अंदर से, मेरी रूह से आवाज़ें आई कि अपना तन मन धन सब तला का सब दो। दूसरे मर्दों की जाने में मुझे कशिश होती थी, लेकिन जो कशिश मुझे तला को देखकर हुई वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले फरामोश थी। फिर मैं गाँव में रहते हुए तला से अच्छे ताल्लुकात बना लिए और मैं तला से वादा किया कि वो मुझे अपनी पप्पा नहीं बल्कि हमेशा अपनी अच्छी दोस्त समझेगा। तला ने भी खुशी खुशी इस बात पर रजामंद हो गया। यूँ मैंने उससे एक और वादा लिया कि वो सरमा की छुट्टियाँ मेरे पास लाहौर में गुजारेगा और पूरा एक माह मेरे पास रहेगा। इस पर तला ने यहाँ भी भर ली कि उस सरमा की छुट्टियाँ मेरे पास गुजारेगा। दोस्तों, गांव में रहते हुए 10 दिन कितना जल्दी गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। और मैं 10 दिन बाद वापस शहर की अज़ियत भरी ज़िंदगी में आ गई, जहाँ तन्हाई मेरी मुंतज़िर थी। फिर मैं सारा दिन तला से फ़ोन पर, मैसेज पर बात करती रहती। और इन दिनों SMS का ज़माना था, इंटरनेट मौजूद था, लेकिन हर किसी के पास नहीं था। तला ज़्यादातर इंटरनेट कैफ़े में ये सहूलत मौजूद थी। खैर, दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया जब तलहा मेरे पास, यानी अपनी पप्पो के पास शहर आ गया। मैं इंतहाई खुश थी। हर तरह की ख्वाहिशात मेरे दिल में आ रही थी। फिर मैंने ज़ोर से तलहा को सीने से लगाया, जिसको पंजाबी में खोट के जप्पी पाना भी कहते हैं, और मेरे गुब्बारे तलहा का टच हुए। अब मैंने ये तलहा के सामने दुपट्टा लेना बिल्कुल छोड़ दिया और तने हुए तंग कपड़े पहनने लगी। और मैंने नोट किया कि तलहा भी मेरी जाने मुतवज्जो हो रहा है। यूँ मैंने तलहा से एक दिन पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर तलहा पहले तो शर्मा सा गया, लेकिन जब मैंने ज़्यादा जोर डाला तो उसने सही में सर हिला दिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। जिस पर मैंने उसे टोकते हुए कहा कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई लड़की दोस्त नहीं,
تو پھر میں تمہاری کیا ہوں؟ جس پر طلحہ تھوڑا شرما سا گیا۔ میں نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی، جس پر طلحہ میرے قریب آیا اور مجھے سوری بول کر منانے لگا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر میں نے کہا وعدہ کرو، جب ہم اکیلے ہوں گے تم مجھے پپو نہیں بلکہ میرے نام سے پکارو گے۔ طلحہ نے میرا نام لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا جیسے تم چاہتی ہو، جس پر ہم نے مل کر کہکا لگایا اور میں طلحہ کے سینے سے لگ گئی اور کہا معلوم ہے طلحہ، آج تمہاری وجہ سے میں اتنے عرصے بعد خوش ہوئی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا طلحہ اب ہم دوست بن گئے ہیں تو کیا ہم وہ کام کی کریں جو ہر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کرتے ہیں؟ جس پر طلحہ چونکا، انجان بنتے ہوئے مجھے سوال یا نظروں سے دیکھا اور پوچھا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اب اتنا انجان مت بنو، تمہیں سب پتا ہے۔ جس پر طلحہ نے کہا لگایا اور کہا کیا یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ ایک تو آپ شادی شدہ ہیں، دوسرا میں آپ کا سگا بھتیجا ہوں۔ جس پر میں نے پھر ٹوکتے ہوئے کہا بھتیجے ہو نہیں تھے، اب تم میری یار ہو۔ جس پر طلحہ پھر سے ہنسا اور میں اس کی گلے لگ گئی۔ یوں دوستوں ہم نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے اور میں اب طلحہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ چونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی تو مجھے اس بچے کو دنیا میں لانے میں کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ سب یہ سمجھتے رہے کہ بچہ میرے شوہر کا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ بچہ میرے بھتیجے طلحہ کا تھا، جو ہمارے پیار کی نشانی تھی۔ دوستوں دن گزرتے گئے اور میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، طلحہ کی میرے اندر دلچسپی دن بدن کم ہونے لگی تھی۔ جہاں وہ پہلے دن میں مجھے 10 دفعہ کال کرتا تھا اور سینکڑوں SMS کرتا تھا، اب اکا دکا کوئی کال کرتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب اس کا دل بھر چکا ہے۔ پھر میں نے بھی زیادہ زور زبردستی نہیں کی اور خاموشی سے راستہ الگ کر لیا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی، یعنی مورل آف اسٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔